हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम पढ़ रहे थे हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में इसकी कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 में क्या करेंगे, कुछ सवाल और जवाब करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। पहली पिक्चर देखिए, तो पहली पिक्चर बच्चों याद कीजिए किसकी थी, लता मंगेशकर जी की थी, जो एक गीत गा रही थी और उसकी ओपनिंग लाइन क्या थी, उसकी शुरुआत की पंक्तियां क्या थी, ए मेरे वतन के लोगों। हु इज द सिंगर, जो गीत गा रहा है वो सिंगर कौन है, वो गायिका कौन है, तो उनका नाम क्या है, लता मंगेशकर। हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, और आप उस पिक्चर में, उस चित्र में और किन लोगों को देख सकते हैं, तो याद कीजिए उसमें कौन कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। तो इसका जवाब क्या होगा, लता मंगेशकर इज द सिंगर। जो लता मंगेशकर जी हैं वो उस सॉन्ग की, उस गीत की क्या है, गायिका है। आई सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री इन दिस पिक्चर, की मैं उस पिक्चर में किन लोगों को देख पा रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को। दूसरा सवाल, Look in picture 2, what do you understand by the company's superior weapons? कि पिक्चर 2 को ध्यान से देखिए और इसके अंदर आप क्या समझ रहे हैं, कौन से शब्द से, श्रेष्ठ हथियार, की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास कौन से श्रेष्ठ हथियार थे। तो वो क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, उनके पास राइफल, बंदूक हो सकती है, या फिर ग्रेनाइट्स यानी कि जो बॉम्ब होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन आई अंडरस्टैंड, कि कंपनी के जो श्रेष्ठ हथियार हैं उनसे मैं क्या समझता हूँ, राइफल्स, गन्स एंड ग्रेनेड एक्सेट्रा, कि उनके पास क्या क्या हो सकते हैं, उनके पास राइफल होंगी, उनके पास गन्स होंगे और उनके पास हैंड ग्रेनेड भी होगा, हाथ से फेंकने वाला बम। अगला सवाल, हु इज एन आर्टिसियन, एक आर्टिसियन हस्तशिल्पी कौन होता है, तो कौन होता है जो बहुत ही अपनी जो हाथ से किसी भी कला में निपुण होता है, यानी कि हाथ की कला होती है उसके अंदर, हाथ से सामान बनाने की। डू यू थिंक द आर्टिसियन सफर्ड, क्या आपको लगता है कि जो हस्तशिल्पी थे उन्होंने किसी भी प्रकार से सफर किया, या फिर वो किसी भी प्रकार से दुखिया निराश हुए होंगे ब्रिटिश के कंपनी से। ये आपको आंसर किस में मिलेगा, पिक्चर 3 में। तो इसका जवाब क्या होगा, एन आर्टिसियन हु इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली, कि एक आर्टिसियन कौन होता है, जो सामान को स्किलफुली, विशेषता से बनाता है, स्पेशली विथ हिज और ओन हैंड्स, जो किसके साथ बनाता है, स्पेशली विथ हिज और हर ओन हैंड, जो अपने हाथों से उस सामान को बनाता है। दे सफर्ड बिकॉज द कंपनीज लॉ क्रिपल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज, वो कंपनी से क्यों उदास था, क्योंकि, या फिर क्यों परेशान था, क्योंकि जो कंपनी थी उसकी कुछ पॉलिसीज, कुछ कानून ऐसे थे जिसने क्या कर दिया था, इंडिया की इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ही अपंग या हिला दिया था, बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। अगला सवाल, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट, आपके अनुसार कौन सी ऐसी पिक्चर, कौन सा ऐसा चित्र है जो क्या दर्शाता है, द फर्स्ट स्पार्क, मतलब कि पहली लहर जो रिवॉल्ट की, युद्ध की या फिर विद्रोह की आई थी, वो कौन सी थी। तो याद कीजिए पिक्चर 7 वो चित्र है जो क्या समझाता है, हमें फर्स्ट स्पार्क के बारे में बताता है। तो इसका जवाब क्या होगा, पिक्चर 7 अकॉर्डिंग टू मी रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट, की पिक्चर 7 7वां चित्र जो है वो हमें फर्स्ट स्पार्क के बारे में दर्शाता है या सिखाता है। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल देखिए बच्चों, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757, क्या आपको लगता है कि भारत के जो प्रिंस, राजा या राजकुमार थे वो बहुत ही अदूरदृष्टि थे और जो भी चीजें 1757 में हो रही थी वो उसको नहीं देख पा रहे थे। तो इसका जवाब यस, दे वर शॉर्ट साइटेड, कि हाँ वो अदूरदर्शी
थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो अपनी ही लड़ाइयों में उलझे हुए थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि धीरे धीरे जो ब्रिटेन की कंपनी है वो भारतीयों के साथ क्या कर रही है। अगला सवाल देखिए, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने किसे दबाया, इंडियन प्रिंसेस को, जो भारतीय राजा थे उनको कैसे धीरे धीरे करके दबाया या खत्म किया। तो इसका जवाब, द राइवलरीज ऑफ द इंडियन प्रिंसेस helped the East India Company to subdue them easily one by one. The rivalries मतलब उनमें जो आपस में ही प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, किसमें, इंडियन प्रिंसेस में, जो भारत के जो राजा थे उसने क्या मदद की, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की भारत के राजाओं को एक के बाद एक तरीके से खत्म करने में। अगला सवाल, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. उन शब्दों को क्या कीजिए, बताइए, जो राम मोहन रॉय ने कहे थे, क्या दर्शाने के लिए, कि जो भी रिलीजन हो वो सभी एक जैसी चीजें ही सिखाता है, कि हर धर्म एक जैसी ही चीज सिखाता है या एक जैसी ही बात सिखाता है। तो आंसर, ही सेड cows are of different colors but the color of their milk is the same, कि गाय जो होती है वो अलग अलग भिन्न भिन्न कलर की, रंग की हो सकती है, लेकिन दूध तो वो एक जैसा ही देती है। Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same, कि हर जो टीचर अध्यापक है वो उसके जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उनके विचारों का जो सार है वो एक ही है। अगला सवाल, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस। कौन से तरीकों से ब्रिटेन के जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया। इसका जवाब देखिए, द ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू बिग सैलरीज एंड दे गिव इंडियंस पेटी जॉब्स। जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो बहुत ही ज्यादा सैलरी लेते थे और जो भारतीय थे उनको बहुत ही छोटी मोटी नौकरी दे दिया करते थे। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर, और उन्होंने क्या किया था कि जो किसान थे उन पे बहुत ही ज्यादा भारी कर लगा दिया था। अगला सवाल, नेम दीज पीपल। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, कोई वाक्य दिया हुआ है, उसको बताना है आपको कि किसने कहा था या किसने किया था। पहला देखिए, द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। वो कौन सा रूलर या शासक था जिसने क्या, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की और लड़ाई करते करते वो मर गए थे या शहीद हो गए थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। दूसरा देखिए, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो कौन सा शासक या कौन सा व्यक्ति था जो क्या चाहता था, रिफॉर्म, सुधार करना चाहता था भारत की सोसाइटी में। तो कौन थे, आंसर होगा इसका राम मोहन रॉय, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि भारत के लोग भी पढ़ें और सीखें। तीसरा देखिए, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा के शिक्षा को सबसे पहले क्या किया था, उसका प्रस्ताव रखा था। तो उनका नाम क्या था, मैकॉले, उसका नाम था मैकॉले। चौथा देखिए, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। ऐसे दो के सब प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम बताना है जिसने रिवॉल्ट को क्या किया था, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था या उसकी शुरुआत की थी। चॉइसेस में वरी, आपकी और हमारी जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इसका आंसर देखिए, पहला मेरे हिसाब से होगा पेशवा नाना साहब और दूसरा होगा तत्या टोप। ये दो लोग थे जो कि क्या थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे और जो रिवोल्ट में क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा सहयोग दे रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वापस आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। ऐसी दो प्रैक्टिसेस, ऐसी दो चीजों को बताइए, ऐसी दो व्यवस्थाओं को बताइए जो उस समय चल रही थी। तो पहली तो कौन सी थी बच्चों, पहली थी अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत। दूसरा क्या था, दूसरा था चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जो बाल विवाह जो होता है, जो बच्चों की मैरिज करा दी जाती है वो। दूसरा देखिए, 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ऐसी दो पॉलिसीज या दो कानून बताइए जिससे क्या हो रहे थे कि ब्रिटिश हम लोगों को दबा रहे थे, हमारा दमन कर रहे थे। तो पहला,
द इंडियंस कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। पहला तो उन्होंने क्या रूल निकाल दिया था कि जो इंडियंस है, जो भारतीय हैं, उनको बिना किसी ट्रायल के कि कोर्ट में उन पे कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, उसके बिना ही उनको जेल में डाला जा सकता है। दूसरा देखिए, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, कि जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो तो क्या थी, बहुत ही फल फूल रही थी, और जो भारत की इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो रही थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब धीरे धीरे बिगेन टू डाई यानी कि मरने की कगार पर आ गई थी। टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, ऐसे दो कारण या ऐसी दो स्थितियां बताइए जहां पर जो जनसाधारण था वो क्या कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा था। तो पहला, हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स लेड देम टू अबेंडन देयर फील्ड्स, कि जो भारी कर था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भारत के किसान थे उनको अपनी जमीन छोड़ करके जाना पड़ रहा था। दूसरा, द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, दूसरा ये कि जो ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी, कानून थी, उससे क्या हो रहा था, जो भारत के हस्तशिल्पी थे उनका काम धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो रहा था और उनका जो व्यापार था वो भी बंद हो रहा था। चौथा देखिए, 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे 4 कारणों के बारे में बताइए जो हमें किसकी तरफ ले गया, जो हमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ ले गया, जो 1857 में हुई थी, यानी कि हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किन कारणों की वजह से हुई थी। तो इसके 4 जवाब होंगे, 4 रीजंस कौन से होंगे। पहला, पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, कि अल्प वेतन और जो धीरे धीरे हमें तरक्की मिल रही थी, इससे क्या हो रहा था, भारतीयों के मन में बहुत ही ज्यादा विद्रोह की भावना आ रही थी। तो पहला तो पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, की जो अल्प वेतन था और स्लो प्रमोशंस था वो। दूसरा, द ग्रीस ऑन द बुलेट, कि जो चिकना पदार्थ गोली पर लगाया जाता था वो, क्योंकि उससे ना तो मुस्लिम्स खुश थे ना ही हिंदूज खुश थे। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया था कि जो गोली होती है उस पर किसकी ग्रीस लगाई जाती है, वो किससे बनती है, गाय और सुअर की चमड़ी से। तीसरा देखिए, टैक्सेस, कि बहुत ही भारी कर लगा दिया गया था, इससे क्या हुआ था कि लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। चौथा और आखिरी, टेकन अवे द किंगडम्स, कि जो हमारे राजा थे उनसे हमारे साम्राज्य ले लिए गए थे। ब्रिटेन ने क्या किया था, धीरे धीरे सभी राजाओं को खत्म कर दिया था और जो साम्राज्य थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक थैंक यू।